सांप तो नहीं मारा है। उसने कहा इसने सांप मारा हुआ है। तो जब उसने ये एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस वक्त जो है राहु की दशा चल रही थी और उसे ये प्रॉब्लम आ गई, तो ये सांप मारने का ये दोष होता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। अब बात आ रही है कि नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमैस्ट्रो चैनल पर। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कुंडली विश्लेषण। कुंडली अगर बनी नहीं है तो उसे कहाँ से बनवाएं, और अगर बनी है तो उसका विश्लेषण कहाँ से करवाएं, जिससे हम अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पर ला सकें। इन सभी सवालों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिमाचल के जाने माने व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित जीवन कुमार शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्कार बेटा जी। हिमैस्ट्रो पर सभी साथियों का स्वागत है। देखो बेटा जी, आपका ये प्रश्न है कि हम अपनी कुंडली का विश्लेषण करने कहाँ जाएं। आप जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कहाँ जाता है? उसका प्रयास होता है किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अगर किसी ने ऑपरेशन कराना है तो वह डेंटिस्ट के पास थोड़ी जाएगा, वो सर्जन के पास जाएगा। और जिसे दांत की प्रॉब्लम है तो वो डेंटिस्ट के पास जाएगा। इस तरीके से हमारे ज्योतिष में भी यह है, हर विभाग में अपने अपने स्पेशलिस्ट हैं। कर्म कांड वाले अलग से स्पेशलिस्ट हैं, उनका ज्ञान कर्म कांड में ज़्यादा है। और ज्योतिष जानने वाले जिन्होंने कुंडली का विश्लेषण करना है वो अलग से स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपने अपने घर का प्रतिष्ठा करानी है, शादी करनी है या कोई जप पाठ आदि करना है तो आप कर्मकांड के स्पेशलिस्ट के पास जाओ। परंतु अगर आपने कुंडली का विश्लेषण कराना है ना, तो आप ज्योतिषाचार्य के पास जाओ जिनको पूरी ज्योतिष की जानकारी है। वहीं से आपका सही मार्गदर्शन हो सकता है। पंडित जी, हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष का एक अपना महत्व है और पहले के लोगों को ज्योतिष के बारे में कुछ हद तक जानकारी आम जनता को होती थी। उन्हें ये बात भी क्लियर होती थी कि कर्मकांड और ज्योतिष में फ़र्क है। कर्मकांड करने वाले पंडित जी अलग होते हैं और ज्योतिषाचार्य अलग होते हैं। इसी हिसाब से वो अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे और हमेशा सही सवाल को लेके सही व्यक्ति के पास जाते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन को इस बारे में ये कह लीजिए कि ना के बराबर नॉलेज है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे घर में कोई पूजा पाठ या विवाह आदि होता है, उसमें जो पंडित जी आते हैं हम उन्हें अपनी कुंडली खोल के दिखा देते हैं और उसके हिसाब से वो हमें गाइड भी कर देते हैं, उपाय भी बता देते हैं। लेकिन उन उपायों से कुछ खास लाभ होता नहीं। तो जो न्यू जनरेशन है उसका हमारे ज्योतिष से कह लीजिए, हमारे धर्म से, सनातन से विश्वास जो है वो कम होने लगता है। तो इसके बारे में आप कुछ गाइड कीजिए कि जो आम व्यक्ति है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो अपनी कुंडली को लेके विश्लेषण के लिए किनके पास जाएं जिससे उन्हें सही गाइडेंस मिले। देखो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया आज। इस प्रश्न के जो पीछे एक इतना रहस्य है कि हम जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं जो कुंडली दिखाते हैं उन्हें स्वयं इसकी जानकारी नहीं होती। अगर उन्हें थोड़ी सी भी जानकारी हो तो वह अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं, धन बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्हें सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। वह कहीं ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ पर वो ठगे जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। काल सर्प योग में सर्प आता है और सांप जो है, अगर मान लो
कि कोई सांप जो है हमारे घर के अंदर आंगन में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? बताओ, आप क्या करेंगे उस वक्त? क्या डरेंगे? जी, नेचुरल सी बात है, डर जाएंगे। डरेंगे ना? हाँ जी। तो ये डर जो है ना, किस लिए है? क्योंकि आपको सांप की जानकारी है ही नहीं। अगर आप सांप के बारे में पूरी जानकारी रखते तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, दूसरा रिएक्शन क्या होता है? घर में सांप निकला और आप डर रहे हैं, और एक्चुअल में सांप भी आपसे डर रहा है, तो उसमें क्या होता है? आप एक मोटा सा लकड़ लेंगे, लाठी लेंगे और सांप को मार देंगे। अब जिस व्यक्ति ने सांप को मार दिया ना, उसने अपने लिए दोष उत्पन्न कर लिया। ये बहुत बड़ा दोष है। सांप को मारना कोई आसान सा बात नहीं है कि सांप को मार दिया और हम बच गए, वो हमें काटेगा। काटने की बात अलग बात है, परंतु जब वो हम उसको मार देंगे ना, और जिस वक्त राहु और केतु का प्रभाव आएगा, उसकी दशा आएगी, उसकी अंतर्दशा आएगी, या उसका ट्रांजैक्शन आएगा, उसका गोचर चलेगा, तो उस समय जो है हमें सांप को मारने का दोष जो है लग जाएगा। देखो बेटा, एक कुंडली मेरे पास आई थी। उस व्यक्ति का भाई जो है ना, उसके जो घुटने थे ना वो जुड़ गए थे, वो चल नहीं पा रहा था, उसकी टांगें सीधी रहती थी। कुछ 3 महीने से लगातार मेडिसिन ले रहा था, डॉक्टर के पास जा रहा था। उस व्यक्ति ने ये कहा कि पंडित जी, ये प्रॉब्लम मेरे भाई को आ रहा है, ज़रा इसकी कुंडली देखना। मैंने जैसे ही उसकी कुंडली देखी तो मैंने उससे प्रश्न किया कि क्या उसने सांप तो नहीं मारा है? उसने कहा इसने सांप मारा हुआ है। तो जब उसने ये एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस वक्त जो है राहु की दशा चल रही थी और उसे ये प्रॉब्लम आ गई, उसका मैंने सिंपली एक उपाय किया, एक तुला कराई, और जैसे ही तुला कराई 2 दिन के बाद वो सीढ़ियाँ अपने आप उतरने शुरू हो गया था, और 1 हफ्ते के बाद वो पूरे तरह स्वस्थ था। पेड़ों पर चढ़ करके अपना काम कर रहा था, पत्ते छाड़ रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो ये सांप मारने का ये दोष होता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। अब बात आ रही है कि सांप को मारा क्यों? क्योंकि डर था, आप डर गए। अगर आप सांप के बारे में जानकारी रखते तो डरते नहीं। देखो बेटा, एक हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सांप को पकड़ते हैं, उनका व्यवसाय होता है, वो अपनी जीविका उससे चलाते हैं, गरीब होते हैं। कई बार हमारे घरों में सांप आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, उन लोगों को बुला लेते हैं, और उन्होंने अपनी जीविका कमा लेती है। उनको बुलाया, उन्होंने क्या कर रहा है, एक आपने जब सांप को देखा तो वो इतना बड़ा नहीं था, उन्होंने उसको पकड़ के बाहर कर लिया, परंतु कुछ देर बाद वो कहेंगे कि देखो जहाँ पर दूसरा सांप भी है, भ्रम। और वो सांप जो दूसरा सांप है वो खुद लेकर आए होते हैं, उस सांप को पकड़ करके आपके पास ले आएंगे, और वो बहुत बड़ा सांप होता है, और उससे आपको डराएंगे, और डरा करके कहेंगे कि जी हमने बहुत मेहनत की है, अब आप जो है इसकी कीमत दो, और कम से कम 11,000 रुपये लेकर के खड़े हो जाएंगे कि हमें 11,000 रुपये दो, और आपको देना पड़ेगा। अब आप बताओ, आपने क्या सीखा, आपने क्या महसूस किया? आप ठगेंगे जी। किस लिए ठगेंगे? क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी। अगर आप इस चीज़ की जानकारी रहती है तो आपको ये बेनिफिट होता है कि वह सांप जो है खुद भी भगा सकते थे। सांप कहाँ जाता है? घर के आसपास ही होता है, उसका तो जमीन जो भूमि उसका घर है वो तो कहाँ चला जाएगा। परंतु आपके डर ने जो है आपको ये कर दिया कि आपको 11,000 रुपया देना पड़ा। और दूसरी तरफ चलो, जो एक वाइल्ड लाइफ वाले होते हैं, कई बार हम उनको बुला लेते हैं, वो आते हैं, सांप को पकड़ते हैं, और जहरीले से जहरीला सांप भी पकड़ लेते हैं। आपको दिखाएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे, आपको सही मार्ग बताएंगे कि यह सांप जो है हमारा दोस्त है, इनसे शत्रु ये डरना नहीं चाहिए। वो पूरी जानकारी देंगे।
तो जब जानकारी मिलेगी और वो पकड़ के ले जाएगी, ना तो आपको नुकसान हुआ, वो सांप भी चला गया, और तीसरी चीज़ पैसा भी नहीं गया, आपका धन खर्चा भी नहीं हुआ। स्पेशलिस्ट से और दूसरे लोगों के बीच ये अंतर है। आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे व्यक्ति के पास जाना होगा। जी तो बेटा, अब बात ऐसी है कि जिस वक्त हम किसी पंडित के पास जाते हैं, वो हमें कहता है कि देखो जी, आपकी कुंडली में ये काल सर्प योग बढ़ गया है, आपकी कुंडली में ये शनि के साढ़ सती आ गई है, आपकी कुंडली में मंगल दोष है। और आप इस बात, क्योंकि आपको तो जानकारी है ही नहीं है, जो पंडित जी ने कह दी है वो पंडित जी जानते हैं या नहीं जानते हैं। कुछ पंडित तो ऐसे भी हैं जो पंडित का कार्य करते हैं परंतु होते नहीं है, तो उन्होंने कुछ बातें सीखी होती है और जब आपको बता देते हैं तो वो आप डर जाते हैं, और वही डर जो है आपके लिए नुकसानदायक है। जैसे आपने बताया कि उन व्यक्ति को तुला कराने से कुछ लाभ हुआ था, तो आपने किस चीज़ का तुला करवाया था? तो तुला का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मैंने उस व्यक्ति को गेहूं की तुला कराई थी, क्योंकि उसका सूर्य जो था नीच का था, और सूर्य देव जो है नाग देवताओं के जो है मित्र होते हैं। इसलिए जैसे ही अपने गेहूं की तुला कराई और साथ में तिल की तुला कराई, साथ में तिल भी डाले, तो उससे तत्काल लाभ हो गया था। पंडित जी ये भी बता दीजिए कि तुला क्या होता है, इससे दर्शकों को भी समझने में आसानी होगी। तुला जो है इसलिए करते हैं, जिस व्यक्ति का तुला करना है उसके भार बराबर जितना उसका भार है वो एक तराजू में रख करके, एक तराजू में व्यक्ति को बिठा लेंगे, और जो जिस चीज़ की तुला करनी है वो दूसरे तराजू में रख करके उसके बराबर रख करके उसे हम ब्राह्मणों को दे देते हैं। इससे हम तुला करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जैसे कई व्यक्ति जो है कार्तिक मास में जन्म लेते हैं ना, क्योंकि उनका सूर्य जो है नीच होता है, उनको तुला कराने से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जी, तो पंडित जी जैसे कि आपने बताया कि आपने उन्हें गेहूं की तुला करवाने को कहा था, तो क्या सभी व्यक्तियों को गेहूं की तुला कराने के लिए आप उपाय देते हैं कि सबका अलग अलग होता है? नहीं, देखो ये जो अलग अलग है, हर ग्रह का अपना अपना है। जैसे सूरज की कराएंगे तो गेहूं से कराएंगे, मंगल की कराएंगे तो मसर की दाल आएगी, अगर चंद्रमा की कराएंगे तो चावल आएगा जी। अगर बृहस्पति की कराएंगे तो उसमें चने की दाल आएगी, शनि की कराएंगे तो काले उड़द आएंगे, बुध की मूंग, हरे मूंग जो होते हैं, हरे मूंग के होते हैं, और आपका जो राहु केतु को जैसे बताया तो उसका जो है हमें इसके जौ या फिर काले तिल इसकी तुला होती है। और शुक्र की जब करानी है तो शुक्र जो है हमारा, उसके लिए हम दही ले सकते हैं या काले चने ले सकते हैं, घास भी, हरा घास भी ले सकते हैं, इसकी तुला भी करवा सकते हैं। जी, ये मतलब उसके वज़न के अनुसार उसको दान किया जाता है। हाँ, उसके वजन के अनुसार उसका दान किया जाता है। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। पंडित जी, हमारी यंग जनरेशन को ज्योतिष की कितनी नॉलेज होनी चाहिए जो कि बेसिक उनके लिए इतनी इनफ हो कि वो आगे जाके किसी ठगी का शिकार ना बने और किसी अंधविश्वास में ना पड़े? पहले लोग क्या करते थे, उनके प्रविष्टों के बारे में पता होता था। देसी महीने, आज हम बात करते देसी महीनों की बात तो किसी को पता भी नहीं होता, कौन सा महीना बैसाख का है, कौन सा जेठ का है, कौन सा आषाढ़ का है, इन महीनों के बारे में पता नहीं होता। उनको ये पता नहीं होता कि प्रविष्टें क्या चीज़ होती है। इसके लिए जानकारी इनको थोड़ी होती अपनी चाहिए होती है। हाँ, अगर हमें अब थोड़ी सी जो नॉलेज, जो हमारा जो प्रथम स्तर है, इसके लिए अगर जानकारी लेनी है बच्चों को, तो सबसे पहले तो 12 राशियों के बारे में उनको जानकारी चाहिए। 12 राशियाँ एक कुंडली होती है। जब कुंडली में हम उसका ध्यान करते हैं तो प्रथम जहाँ पर लगन कहते हैं, लगन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव बन जाते हैं। उनके कुंडली में 12 स्थान बनते हैं और 12 ही राशियाँ हैं। और जब 12 राशियों का नाम याद करेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन,
12 राशि याद कर ली। उसके बाद हमें 9 ग्रहों की जानकारी होनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। देखो राहु केतु जो है इसका हम ग्रहों के बीच में नाम तो ले लेते हैं, ज्योतिष में इसका नाम चलता है, परंतु काफ़ी समय से जब हमारे जो नए नए ग्रंथ लिखे गए उनमें राहु केतु का वर्णन बहुत कम मिलता है। जी पंडित जी, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि राहु केतु क्या होते हैं। देखो राहु जो है एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह कैसे बनते हैं कि ये छाया कहाँ बनी, ये भी समझ की बात है। ये सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये हमारी एक सीध में आते हैं। जब ये अपनी गति में चलते हैं ना, तो चंद्रमा जो है एक्चुअल से देखा जाए तो सूर्य जो है एक तारा है, और तारा के इर्द गिर्द हमारे जिस अपने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 6 ग्रह जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं और पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमता है। परंतु ज्योतिष में क्या करते हैं हम, ज्योतिष में सारे के सारे हम 7 ग्रह जो है इसको हम एक ही उस ग्रहों की इसमें देखा जाता है कि ये ग्रह ही है। अब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा हमारे गणित जानने वाले जो उन्होंने हमारे विद्वान थे, उन्होंने क्या ऐसी गणना की है कि तीन पल और 11 विपल, इस गति से जो हमारी टोटल गति आती है चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य की मिलाकर के, इनके बीच की जो गति एक डिस्टेंस बनता है, इस गति से एक निश्चित स्थान पर जो है 1.5 साल के लिए छाया बन जाती है, और उस छाया को हम राहु कहते हैं। राहु और केतु, राहु जो है देखो एक चीज़ हो रही है, हम बोलते हैं कि राहु और केतु बकरी चलते हैं, यानी कि उल्टे चलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं खड़े हैं और आपके ऊपर कहीं टॉर्च की लाइट दी है, तो टॉर्च में जब आपकी छाया बनेगी तो आपके पीछे बनेगी ना, कि आपके समक्ष तो लाइट की तरफ से कुछ नहीं बनेगा जी। तो इसी तरीके से राहु केतु का भी छाया जो है उल्टी होने के कारण इसे हम बकरी बोलते हैं कि हम ही जो उल्टा ग्रह चलते हैं, और उनकी एक निश्चित अपनी गति है, 3 पल और 11 विपल। इसी गति से ये अपनी जिस राशि पर ये अपनी छाया बनाएंगे ना, जैसे आजकल राहु जो है हम बोलते हैं कि कुंभ राशि में चला हुआ है और केतु जो है सिंह राशि में चला हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस समय जो कुंभ राशि और सिंह राशि में है वहाँ पर छाया का प्रभाव पड़ रहा है। और बेटा जी देखो एक बात तो और मज़ेदार बात है कि मान लो कि आपका कमरा एक घना अंधेरा है, बंद कमरा है, 1.5 साल के लिए आपने बंद कर दिया, और उसमें आपने छाया, धूप, लाइट, रोशनी, उसमें गर्मी आती नहीं है, तो उस कमरे का क्या हालत होगी, उसमें क्या होगा, 1.5 साल के लिए क्या बनेगा। देखो वहाँ पर कीटाणु बन जाएंगे, कितने बड़े कीटाणु आ जाएंगे, वहाँ पर सीलन हो जाएगी, वो बदबूदार हो जाएगा। वो बदबूदार वो कीटाणु जो है ना, यही तो राहु है, इसी को तो राहु कहते हैं जी। और अगर हम इसको चीज़ को लेकर चलते हैं कि ये राहु जो है हमें प्रभावित क्या करता है। देखो राहु जो है आकाश है, और आकाश क्या है, उसकी कोई सीमा थोड़ी है। तो इसी तरीके से राहु की कोई सीमा नहीं है, ये भ्रम पैदा करता है। आप जहाँ पर देखेंगे ये इच्छा बढ़ा देता है, आपके मन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा जगी है। ये इच्छा कौन प्राप्त करता है, कौन देता है, ये राहु देता है। और जब एक इच्छा, 2 इच्छा, 3, अब एक देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे और आप भ्रमित हो जाएंगे और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये राहु है। राहु क्या करेगा, राहु जब आप जैसे आप शीशा देखते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो शीशे में क्या दिखाई देता है, अपना प्रतिबिंब। तो शीशा क्या है, राहु है। कैमरे के सामने आप बैठे हैं, तो कैमरे के सामने बीच में क्या हो रहा है, आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो कैमरा क्या है, वो राहु है। और जब हम इस कैमरे को और आगे ले जाएं, जैसे फिल्मी दुनिया है, वो सारी के सारी राहु से प्रभावित है। वहाँ पर कितनी जल्दी व्यक्ति उठता है और कितनी जल्दी गिर जाता है, और कितने व्यक्ति उठते हैं। जिन व्यक्तियों ने अपना टारगेट बना लिया होता है ना, जहाँ पर वो अपने भ्रमित नहीं होते हैं,
वो हमेशा सफल हो जाते हैं। यही तो राहु है। राहु आपके लिए अचीवमेंट है। राहु आपका लिए जो है, राहु क्या करता है? राहु जो है मल्टी स्टोरी है। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, वो राहु है। जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, जिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का जो अपने स्वामी बने हुए हैं, उनका राहु ही शुभ होता है। राहु क्या है? आपका शेयर मार्केट तो पूरी राहु है। शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, राहु जो है नेगेटिव भी है। राहु जो है, आपको एक मैं बात करता हूँ कि जिस वक्त कोरोना आया था ना, जी, कोरोना के समय में बृहस्पति और राहु साथ में मिल गए थे। बृहस्पति आपकी शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन है, और राहु जब उसके साथ मिल गया ना, तो उसने उसको दूषित कर दिया। इसीलिए वो सारा का सारा वातावरण दूषित होकर के उसमें कोरोना जैसा विषाणु पैदा हो गया था। बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, वायरस कहते हैं, और ये राहु की वजह से था। और राहु आपको जो है, आपको भ्रमित करेगा, आपके अंदर शंकाएं पैदा कर देगा, आपको अच्छी चीज़ भी देता है। आपको जो है, अगर राहु से आप शेयर मार्केट में जाएंगे, आप सट्टा बाजार खेलेंगे, ठीक है, तो राहु आपको बेनिफिट देता रहेगा। जी, और अगर आपको राहु जो है अच्छा नहीं हुआ, तो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम पैदा करेगा। अच्छा, एक मैं आपको जोग बताता हूँ, बड़ा सुंदर जोग है। 5वां घर जो है शेयर मार्केट का है, और वहाँ पर राहु बैठ गया, और वहाँ पर पृथ्वी राशि या वायु राशि हो, पृथ्वी राशि और वायु राशि का पंचम स्थान में बैठी हो, और साथ में राहु बैठ जाए, तो आप समझ लो कि अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता, अगर राहु आपका अच्छा हो। अगर आप भ्रमित होकर के काम करेंगे, अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, अपने केंद्र ध्यान आप सभी तरफ भागेंगे, तब तो आपको लॉस हो सकता है। परंतु अगर आप एक मनचित, एकाग्रचित होकर के काम करेंगे ना, तो शेयर मार्केट में इन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो ये है हमारा राहु। जी, राहु के बारे में तो क्लियर हो गया। अब आप केतु के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अक्सर राहु और केतु का नाम एक साथ ही लिया जाता है। देखो, ऐसा है कि राहु तो एक उलझन है ना, केतु इससे बिल्कुल उल्टा है, उसका नेचर अलग है। केतु मोक्ष देता है, डिटैचमेंट करता है। केतु आपके जो है, हम कहते हैं कि केतु जो झंडा है, ध्वज है, फ्लैग है। केतु को हम एक कॉर्नर भी कहते हैं, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ लगन में केतु हो या लग्नेश के साथ केतु हो, तो उसका घर जो है एक कोने में होता है, जब उसका घर जो है कि त्रिकोण टाइप का होता है बना हुआ। और जब हम ध्वज की बात करते हैं, तो जितने भी व्यक्तियों के, बड़े बड़े लोगों के अपनी गाड़ी के आगे ध्वज लगे होते हैं ना, वो केतु है। ओके। मतलब केतु जो है उन लोगों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, उसकी क्षमता है। केतु क्या है? केतु आपका जो है रिसर्च है। आप रिसर्च करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आपने डीपली पढ़ाई करनी है, तो वो केतु है। केतु जो है आपके लिए एक ऐसा एक रहस्य है, जहाँ पर भी हम रहस्य की बात करेंगे तो वहाँ पर केतु आ जाएगा। केतु आपको, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जी जी, इस बैकबोन, जी, जो निचला हिस्सा होता है वो केतु है। वहाँ पर जो दर्द होती है वो आपका केतु है। सिस्ट जितने बनते हैं वो केतु की वजह से बनते हैं। सिस्ट की प्रॉब्लम या कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम आती है वो केतु की वजह से आती है। केतु अगर आपकी किसी के कुंडली में दूसरे घर में केतु चला गया और उस घर में प्रॉब्लम आ गई, आती है जब बच्चा कोई पैदा होता है, दूसरे घर में कोई बच्चे केतु आ जाता है, तो उस घर में 1 साल के लिए बड़ी अच्छी प्रॉब्लम, बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वहाँ से परेशानी हो सकती है। वहाँ पर किसी का वो घर से जो है कोई व्यक्ति कम हो सकता है, या आपस में घर को केवल टूट जाते हैं, या वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट होता है। दूसरे घर का केतु बहुत नुकसान करता है। कारण क्या है? केतु आपका कुल देवता है।
केतु जो है आपका कुल देवता है, और कुल देवता आपसे अच्छे आपके जो है अप्रसन्न ना हो तो वहाँ पर आपकी जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। और केतु जो है हमें अच्छा भी करता है। केतु क्या देता है? हमें मोक्ष देता है। मोक्ष कैसे देगा? आपका जो किसी से लगाव नहीं होगा, आप अपने ध्यान भगोगे। देखो आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे अब्दुल कलाम जी थे ना, कितने बड़े साइंटिस्ट थे। जी जी। उनके 8वें घर में केतु था, और 8वें घर जो है रिसर्च का है, और केतु भी रिसर्च का है। तो वो रिसर्च में इस तरीके से डूब जाते थे कि उन्हें खाने तक की फुर्सत नहीं होती थी। उनको पता नहीं होता कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। कई बार 2-2 दिन तक वो अपना कार्य करते रहते हैं। ये केतु है। तो केतु जो है एक चीज़ और है, हम कहते हैं कि शनि जो है, राहु जो है शनि की तरह काम करता है, और केतु जो है अपना मंगल की तरह काम करता है। परंतु जो राहु है वह बुध की राशि में उच्च का होता है, जहाँ अपने घर का स्वामी बढ़ता है, जबकि इसका मिथुन की अपनी स्वामी होती है। और जहाँ पर केतु है, केतु बृहस्पति के साथ, बृहस्पति के घर में अब अच्छा फल देता है। तो इस तरीके से केतु जो है हमारे लिए अच्छा भी होता है। ये ग्रह जो है ना, राहु और केतु, जिस हमें अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं, परंतु इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना, हमें किस तरीके से ग्रहण कर रहा है, ये जो है हमारे पर निर्भर है। अगर इन ग्रहों का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इनका शुभ प्रभाव जो लेंगे, हम इनके कार्य करेंगे, तो ये हमेशा हमें शुभ ही फल देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम इन ग्रहों को लेकर के बुरा ही प्रभाव मानते हैं। क्योंकि अगर हम केतु का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो केतु क्या करेगा? आपको नशा करवा देगा। केतु क्या करेगा? आपको जेल भेज देगा। केतु क्या करेगा? आपको हॉस्पिटल में भेज देगा। क्यों कर रहा है उसने आपको जो है एकांत में दे जाना है। वो आपको एकांत में बिठा देगा, मोक्ष करा देगा, आपसे सभी से अलग कर देगा। और जब आप केतु का इस्तेमाल करेंगे तो केतु आपको अच्छा फल देगा, आप उससे तरक्की पर ले जाएंगे। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो विदेश जाने के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है? राहु। राहु आपको विदेश ले जाएगा। अगर विदेश जा कर के राहु आपको बहुत ज़्यादा सफलता दिलाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम पैदा करेंगे। राह का काम, जासूसी का कार्य कौन करता है? राहु करता है। परंतु जासूसी के अंदर जो उसकी रिसर्च करेगा ना, वो केतु करता है। इसका मतलब है कि हम केतु और राहु, अगर राहु की प्रॉब्लम आ रही है ना तो केतु के इसकी उपाय कर लो, और केतु की प्रॉब्लम आ रही है तो राहु का उपाय कर लो, और दोनों ठीक हो जाएंगे। तो जहाँ पर जो है जी, इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये दोनों का बैलेंस करवाना अच्छा होता है। अब बैलेंस करवा दिया तो समझ लो कि हमारे लिए कोई भी ग्रह जो मुश्किल नहीं है, वो अच्छी है, अच्छा शुभ ही शुभ है। और ज्योतिष में देखो, आपका जो क्वेश्चन था जैसे कि हमें जानकारी कितनी चाहिए, जैसे आजकल के लोग हैं ना, उनको थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। कम से कम उतनी थोड़ी सी जानकारी ले ले तो कम से कम अपने पर बचाव तो कर सकते हैं। ठीक, जैसे राशियों के बारे में पता है, उनको ग्रहों के बारे में पता है, बेसिक चीज़ें हैं। जी जी। बेसिक चीज़ें अगर उनको पता लगे तो उससे कम उन जोश से जो इस मंशे से कार्य करते हैं कि हमारे पास कोई आ गया और हम उसको जो ठग ले गए, तो उससे वो बचाव हो सकता है। उनका जो घर के नुकसान होगा, ठीक है, इसके लिए भी एक मैं आपको बात सुनाता हूँ। अंतिम समय है, अब इसका थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक कथा सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसको बहुत कष्ट थी, उसका सब कुछ लुट गया। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो वो उसने सोचा कि ये पेड़ के नीचे बैठा है तो ये व्यक्ति ऐसा है कि जो इसका मेरा कुछ भला कर देगा, कि ये पंडित जी है, ठीक है, ये फ्री सेवा करते होंगे। तो वो उसके पास चला गया। अब जा कर के उसने कहा कि पंडित जी मेरा हाथ दिखड़ा। उसने उसको देखा और कहा कि भाई तेरे पर तो सरस्वती आ गई। और सरस्वती आ गई, बोले करना क्या जी? उसने कहा कि मैंने एक यंत्र तैयार किया है और उस यंत्र को ले जाओ और तेरे सरस्वती का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा। तो उसने कहा कि तू ऐसा कर कि जी इसकी तो मैं बाकी उसे तो लेता हूँ 11,000 रुपया, तो 5100 रुपये दे दे।
सुना पंडित जी मेरे पास 5100 का है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर जब थोड़ी सी बात बूत हो गई, उसने कहा चल 5100 दे दे, 1100 दे दे। ठीक है, बड़ी मेहनत की है मैंने। बोले पंडित जी मेरे पास कुछ नहीं है। उसी वक्त एक गाड़ी आई, उसमें एक व्यक्ति उतरा। उसने पंडित जी ऐसे देख रहा, उसने बोला कि तेरे को 60 सती है, उसको भी 60 सती बता दी। उसने बोला कि पंडित ये पकड़ो बेटा और 11,000 दे दो। उसने उसको 11,000 पे रखा और गाड़ी लेकर चला गया और जंतर लेकर चला गया। अब उधर से फिर वही व्यक्ति बैठा हुआ बात कर रहा है। बोले पंडित जी मेरे पास कुछ नहीं है। फिर वो 500 पर आ गया, फिर वो 100 पर आ गया, फिर 50 पर आ गया, आखिर में 11 रुपये पर आ गया। बोले पंडित जी मेरे पास 11 रुपये भी नहीं है। बोले बेटा तो जब तेरे पास 11 रुपये नहीं है तो शरीर तेरा करेगा क्या? तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तेरा कुछ है नहीं तो लेगा क्या? तो ये बात है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है ना, उनके साथ यही चीज़ होती है। वहाँ पर आपको जो बैठे हुए हैं, अगर आपको जानकारी होगी तो इस तरीके से आपका जो है नुकसान नहीं होगा और आप अपना नुकसान बचा सकते हैं। अच्छे ज्योतिषी के पास जाएंगे, अच्छे पढ़ते ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छे कर्मकांड वालों के पास जाएंगे तो आपका घर का जो वातावरण है वो शुभ बनेगा। तो इस वास्ते इस समय जो है आपका ये ज़रूरी जानकारी है कि आप कोशिश करें, जिनको जानकारी हो उन्हीं के पास जाकर लाभ प्राप्त करें। जी। जय माँ दुर्गा।